नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के न्यूज़ बुलेटिन्स को आपका लगातार प्यार मिल रहा है, भरपूर प्यार मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अगर आप सत्य हिंदी के ऐप को भी डाउनलोड कर लेंगे तो आपको सत्य हिंदी के सारे कार्यक्रम, सारी खबरें एक जगह पर मिल जाएंगी और आपको ज़्यादा इधर से उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब देख लेते हैं अब तक की खबर। बीजेपी नेता नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब पर की गई टिप्पणी को लेकर इस्लामिक मुल्कों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। अब यूएई, जॉर्डन, इंडोनेशिया, लीबिया और मालदीव ने भी इस टिप्पणी का जोरदार विरोध किया है। इससे पहले कतर, सऊदी अरब, कुवैत और ईरान भी नूपुर शर्मा की टिप्पणी की कड़ी आलोचना कर चुके हैं। वहीं बहरीन ने भी टिप्पणी की, लेकिन भाजपा द्वारा अपने दो नेताओं के खिलाफ की गई कार्रवाई की सराहना भी की। कम से कम 15 देश भारत से विरोध दर्ज करवा चुके हैं। यूएई के विदेश मंत्रालय ने कड़ा विरोध जाहिर करते हुए कहा कि धार्मिक प्रतीकों का सम्मान किया जाना चाहिए और ऐसा कुछ भी ना हो जिससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हों। इसी तरह जॉर्डन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस्लाम और अन्य धर्मों की हस्तियों के खिलाफ इस तरह के बयानों का पुरजोर विरोध किया। इंडोनेशिया ने बयान जारी कर कहा कि बीजेपी के दो नेताओं के द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर दिए गए बयान कतई स्वीकार नहीं हैं। बता दें, यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। इसके अलावा यहाँ 30 लाख से अधिक एनआरआई भी रहते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए पार्टी प्रवक्ता नूपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ बीजेपी द्वारा की गई कार्रवाई से पार्टी के अंदर भी असंतोष और हलचल है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि अधिकांश नेता सोशल मीडिया पर समर्थन दिखाने से बच रहे हैं। वहीं कुछ ने आंतरिक व्हाट्सएप ग्रुप और व्यक्तिगत बातचीत में असंतोष जाहिर किया है। हालांकि भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने अपने विचारों को सार्वजनिक करते हुए ट्वीट करते हुए कहा कि वो देश इस्लामिक देश हैं। मुसलमानों के हक की बात करते हुए खुलेआम धर्म के नाम पर आर्थिक बहिष्कार, नौकरी से निकाले जाने की बात कर रहे हैं। हिंदू उस दुनिया में दोयम दर्जे का नागरिक है। केवल हिंदू धर्म ही ऐसा है जिसका उपहास करने या गाली देने की कोई सजा नहीं है, बल्कि इनाम दिया जाता है। वहीं दिल्ली के झरोदा इलाके के मंडल अध्यक्ष परवीन चौधरी ने फेसबुक पर बीजेपी द्वारा की गई कार्रवाई से असंतोष जताया और कहा कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, लेकिन अगर एक धर्म के लोग हमारे भगवान के बारे में बात करते हैं तो ठीक है, जबकि अगर हम अपना मुँह खोलते हैं तो पार्टी हमें सजा देती है। अगर आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़े नहीं हो सकते हैं तो उनका भी इस्तेमाल बंद कर दें। पार्टी ने करोड़ों कार्यकर्ताओं का भरोसा तोड़ा है। उन्होंने कहा कि अगर आप नूपुर शर्मा के साथ नहीं होंगे तो कार्यकर्ता आपके लिए क्यों लड़ेंगे। जिसके बाद कई पार्टी कार्यकर्ताओं ने पोस्ट के साथ सहमति भी जताई। इंडियन एक्सप्रेस द्वारा संपर्क करने पर उन्होंने कहा कि एक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने एक अन्य कार्यकर्ता के साथ समर्थन दिखाया है। इसके अलावा भाजपा नेता और युवा मोर्चा के राज्य आईटी सेल के प्रभारी अभिषेक दुबे ने भी कहा कि आज जब नवीन जी और नूपुर जी को पार्टी की मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उन्हें अलग छोड़ दिया गया। नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ पार्टी द्वारा कार्रवाई किए जाने के बाद बीजेपी के एक पदाधिकारी ने हिंदू से बात करते हुए माना कि नूपुर शर्मा की टिप्पणी और उनके निलंबन के बीच 9 दिनों का अंतराल था और मध्य पूर्व देशों में विरोध के बाद ही पार्टी ने कार्रवाई की। पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि मूल रूप से जब तक ये एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बन जाता, हम कोई कार्रवाई नहीं करने वाले थे। इससे पता चलता है कि निलंबन का ये फैसला नेक नीति के साथ नहीं लिया गया और हम पर दबाव डालकर फैसला करवाया जा सकता है। पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी कर फंसी नूपुर को अब मुंबई पुलिस बयान दर्ज कराने के लिए बुलाएगी। उनके खिलाफ 28 मई को मुस्लिम संगठन रजा अकादमी के संयुक्त सचिव इरफान शेख की ओर से एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। उस समय नूपुर शर्मा भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता थी। हालांकि 28 मई के बाद अब तक नूपुर के खिलाफ मुंबई पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि घाटी से अगर एक भी कश्मीरी पंडित कर्मचारी को पलायन करना पड़ता है तो ये उनकी व्यक्तिगत नाकामी होगी। ये बात उन्होंने अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में कही। बता दें कि बीते कुछ महीनों से कश्मीर घाटी में एक बार फिर कश्मीरी पंडित आतंकियों के निशाने पर हैं। बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडितों ने बीते कुछ दिनों में घाटी से पलायन किया है और केंद्र सरकार से उन्हें घाटी से बाहर ट्रांसफ़र करने की मांग को लेकर भी वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उमर का कहना है कि कश्मीरी पंडितों के लिए लाए गए प्रधानमंत्री रोजगार पैकेज योजना का फेल होना भी उनकी व्यक्तिगत नाकामी है। बता दें, यूपीए सरकार के पहले कार्यकाल में कश्मीरी पंडितों के लिए प्रधानमंत्री रोजगार पैकेज योजना का ऐलान किया गया था। इसके तहत राहुल भट्ट को भी राजस्व विभाग में नौकरी मिली थी, लेकिन 11 मई को आतंकियों ने राहुल की गोली मारकर हत्या कर दी। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये दावा किया गया था कि आतंक, हिंसा और अलगाववाद के लिए अनुच्छेद 370 मुख्य वजह है और जम्मू कश्मीर में हालात को सामान्य बनाने के लिए इसे हटाया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा उस वक्त कई लोगों ने इस बात को मान भी लिया, लेकिन 3 साल बाद भी ऐसा नहीं लगता है कि ज़मीन पर कहीं ऐसा कुछ है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आतंकी निहत्थे नागरिकों को निशाना बना रहे हैं और इसमें वो बच्चों को भी नहीं बख्श रहे। उन्होंने कहा कि निहत्थे लोगों की हत्या करना कतई जायज़ नहीं है।
उमर ने कहा कि जो गलत है हमें उसे गलत कहने की हिम्मत होनी चाहिए और ऐसी ताकतों के खिलाफ मजबूती से खड़े रहना चाहिए जो जम्मू कश्मीर और विशेष रूप से कश्मीर के विचार को ध्वस्त कर रही हैं। उमर ने कहा कि जम्मू कश्मीर के बहुसंख्यक समुदाय की ये अहम जिम्मेदारी है कि वो अल्पसंख्यक समुदाय को यहाँ खुद को असुरक्षित ना महसूस होने दें। जम्मू कश्मीर में इस साल एक के बाद एक आम नागरिकों पर हमले किए जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल अभी तक ऐसे 20 हमलों में 22 लोगों की हत्या की जा चुकी है। इनमें से अधिकतर निशाना जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यकों, प्रवासियों और सुरक्षा कर्मियों को बनाया गया है। जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यकों से मतलब मुस्लिमों से नहीं है। 22 लोगों में एक कश्मीरी पंडित, सरकारी कर्मचारी, राजपूत समुदाय का एक सदस्य, 4 प्रवासी और पंचायत स्तर के 4 नेता भी शामिल हैं। वहीं जवाबी कार्रवाई में इनमें से 14 हमले में शामिल आतंकवादियों या उनके कथित सहयोगियों को पुलिस ने या तो मार गिराया या गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र में कांग्रेस की शिकायत है कि शिवसेना उसके साथ गठबंधन के साथी के तौर पर पेश नहीं आ रही है। कांग्रेस नेता और बीएमसी में प्रतिपक्ष के नेता रवि राजा ने इस मुद्दे को महाराष्ट्र कांग्रेस के मिलिंद देवड़ा जैसे शीर्ष नेताओं के सामने उठाया तो देवड़ा ने भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सामने इस मुद्दे को रखने की बात कही। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मिलिंद देवड़ा ने इस मुद्दे को आलाकमान के सामने उठाने की बात तो कही ही, साथ ही उन्होंने ट्वीट कर सोनिया और राहुल को टैग भी किया है। उन्होंने ट्वीट में कहा है, एमवीए सहयोगी होने के बावजूद बीएमसी के वार्ड आरक्षण का सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस को हो रहा है। राजनीतिक गठबंधन एक तरफा नहीं हो सकते। मैं इस मुद्दे को अपने नगर पार्षदों की ओर से पार्टी के नेतृत्व के सामने उठाऊंगा। ब्रिटेन में कल प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के खिलाफ उनकी पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी के भीतर लाया गया अविश्वास प्रस्ताव उन्होंने जीत लिया। पार्टी के कई सांसदों ने कहा था कि वो जॉनसन के नेतृत्व में भरोसा नहीं करते हैं और उनका नेतृत्व नहीं चाहते हैं, जिसके बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। हालांकि बोरिस जॉनसन के पक्ष में 211 सांसदों ने और विरोध में 148 सांसदों ने वोट डाला। जॉनसन को 59% वोट मिले, जिसके बाद अब अगले 1 साल तक उनके खिलाफ कोई प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। बता दें, कोरोना महामारी में नियमों का उल्लंघन करने, डाउनिंग स्ट्रीट में पार्टी करने को लेकर बोरिस जॉनसन लगातार विरोध का सामना कर रहे हैं और अविश्वास प्रस्ताव दिखाता है कि पार्टी में उनके खिलाफ बगावत बढ़ रही है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव को सर्बिया की यात्रा को रद्द करना पड़ा है। ऐसा सर्बिया के पड़ोसी देश बुल्गारिया, नॉर्थ मैसेडोनिया और मोंटेनेग्रो की ओर से लावरोव के विमान को हवाई क्षेत्र की अनुमति देने से इनकार करने के बाद किया गया। इसके बाद रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने तीनों देशों के कदम की निंदा की और कहा कि वो सर्बिया जाने के बजाय सर्बियाई के विदेश मंत्री को मॉस्को आने के लिए आमंत्रित करेंगे। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी सर्बिया के साथ हमारे संबंधों को तोड़ नहीं सकता है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रह सकते हैं सत्यहिंदी.com के साथ।